हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने इस चैनल इग्नू गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए, आज का जो वीडियो है ये BHDG 173 समाचार पत्र और फीचर लेखन, और ये ब्लॉक जो है ये 4 है और ये लास्ट आपका ब्लॉक है। इसके बाद आपका ये जो सब्जेक्ट है वो फिनिश्ड हो जाएगा। तो चलिए, ब्लॉक 4 में हम ले लेते हैं साहित्य लेखन, साक्षात्कार, व्यक्त चित्र। ठीक है, जिसमें पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं की समीक्षा, नाट्य प्रस्तुतियों, फिल्मों और कला प्रदर्शनियों की समीक्षा, साक्षात्कार, तैयारी, संपादन और संयोजन हम ये देखेंगे, और व्यक्ति चित्र देखेंगे। तो इसको हम एक ही वीडियो में लेंगे। चलिए स्टार्ट करूं। उसके पहले आपको क्या करना है पता है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। चलिए, तो पहला जो है इसमें यूनिट, इसका वैसे यूनिट तो 17 है, लेकिन ब्लॉक 1 का पहला पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं की समीक्षा देख लेते हैं। ठीक है ना। तो पुस्तक समीक्षा का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं, और पुस्तक समीक्षा का महत्व देख लेते हैं। ठीक है, राइट। चलिए, और साथ ही साथ में समीक्षा और आलोचना में थोड़ा सा अंतर देख लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इसके विभिन्न सारे पक्ष हैं, इनको हम नहीं देखेंगे। हाँ, एक अच्छे समीक्षक के गुण कौन कौन से हैं ये हम देख लेंगे। ठीक है, राइट। और पुस्तक समीक्षा की विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर है, और मुझे लग रहा है कि इसमें से एक क्वेश्चन जो है 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लिए पूरी यूनिट पढ़ता तो बनता है। चलिए, अब शुरू कर देते हैं। पुस्तक समीक्षा का अभिप्राय क्या है? ठीक है, तो देखिए, समीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक, अवलोकन, सम्मत, अन्वेषण करना। ठीक है ना। बोलते हैं ना जैसे कि जनरली किसी चीज की समीक्षा करना, यानी कि एक तरह से उसके बारे में डिसीजन या निष्कर्ष निकालना। ठीक है ना, उसको देखना, समझना। राइट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर समीक्षा का मतलब सम्यक, अवलोकन, सम्मत और अन्वेषण दिया हुआ है। तो पुस्तक समीक्षा में किसी पुस्तक का सम्यक विश्लेषण किया जाता है। ठीक है ना, यानी मान लीजिए किसी ने कोई बुक लिखी है, तो उस बुक का, उस पुस्तक का विश्लेषण किया जाएगा, यानी उसे अच्छी तरह से उसका अध्ययन किया जाएगा, और इस विश्लेषण से पाठक को पुस्तक विशेष के विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है। ठीक है ना, और पुस्तक समीक्षा में एक पुस्तक की पूरी छानबीन की जाती है। ठीक है, और समीक्षक पाठक को पुस्तक से परिचित कराता है, और इस क्रम में वह पुस्तक के लेखक, विषय वस्तु, शिल्प, प्रकाशन आदि पर प्रकाश डाला जाता है। तो जनरली जब आप लोग PDF पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि बुक के पहले 1 या 1.5 पेज में जनरली हम लोग पाते हैं कि बुक के बारे में, है ना, कि बुक किस उद्देश्य से क्यों लिखी गई है। ठीक है, राइट। फिर बुक के राइटर कौन है, और बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट दिया गया है, क्या क्या आपको पढ़ना है आगे चल के, ये पब्लिशर कौन है, कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ है, ये सभी चीजें उसमें डाली जाती हैं। ठीक है, राइट। तो ये क्या होता है, पुस्तक समीक्षा होता है। और इसके साथ में एक और चीज होती है, वो ये होती है कि समग्र रूप में पुस्तक का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करता है। ठीक है, राइट। तो इस प्रकार पुस्तक विषय के संबंध में समीक्षक अपनी राय भी व्यक्त करता है। ठीक है, ओके। तो चलिए, अब यहाँ पर समीक्षा शब्द को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी इतने में समझ में आया नहीं, सम्यक, अवलोकन, सम्मत, अन्वेषण। तो समीक्षा है क्या? समीक्षा का मतलब होता है सिंपल भाषा में परीक्षण करना। ठीक है, ओके। यानी पुस्तक समीक्षा, तो पुस्तक समीक्षा का मतलब होता है कि उस पुस्तक के जो भी गुण है, जो भी दोष है, उनका विवेचना करना। हालांकि शब्द के लिए आलोचना शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आलोचना का मतलब कुछ और निकलेगा जो हम आगे पढ़ेंगे। तो समीक्षा का मतलब हो जाता है परीक्षण करना, गुण दोष की विवेचना करना। ठीक है, राइट। इंग्लिश में जिसे हम रिव्यू बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में बताना। हाँ, इसमें अच्छाई है तो अच्छाई भी रिव्यू में बताई जाती है, और बुराई को भी बताया जाता है। तो गुण दोष दोनों को लिया जाता है समीक्षा में। ठीक है, तो इसी तरह से अब आगे देख लेते हैं कि पुस्तक समीक्षा का पहला और प्राथमिक दायित्व पाठकों को पुस्तक से परिचित कराना होता है। ठीक है, लेकिन परिचय का अर्थ पुस्तक की विषय वस्तु का सारांश भर देना नहीं है, बल्कि पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में जानने की उत्सुकता ही पाठक को पुस्तक समीक्षा पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि
आप कोई मूवी देखने तब जाते हैं जब आप उसका रिव्यू देख लेते हैं, और जब आप उसका रिव्यू देख लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये मूवी देखनी है, क्योंकि रिव्यू अगर अच्छा है, अच्छी चीजें बताई गई हैं। लेकिन अगर वहीं पे थोड़ी सी उसके बारे में उसके दोष बता दिए जाए, उसकी कमियां बता दी जाए, तो फिर आपका मन जो है वो थोड़ा सा आप मतलब कि निराश हो जाते हैं कि नहीं यार रिव्यू तो अच्छा नहीं था तो मूवी अच्छी नहीं होगी। सेम यही पुस्तक पे लागू होता है कि पुस्तक की जब समीक्षा की जाती है तो उसके विषय वस्तु को जानने के लिए पाठक एक एक्साइटमेंट रहता है, उसमें एक्साइटमेंट रहती है कि क्या इस बुक के अंदर है, हमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, तो एक्साइट रहता है वो, और यही चीज उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो ये क्या हो गया, पुस्तक समीक्षा, ठीक है ना। तो वह समीक्षा के द्वारा पुस्तक की विषय वस्तु, संरचना और जो भाषा होती है, जो सृजनात्मकता जो होती है उसके बारे में वो जानकारी लेता है। तो वह समीक्षक से विश्लेषण और आलोचनात्मक विवेचना की भी अपेक्षा करता है। इसलिए समीक्षा लिखते समय समीक्षक को सतर्क रहना चाहिए कि उसकी समीक्षा पुस्तक का सारांश मात्र बनकर न रह जाए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गई समीक्षा आपकी, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं पुस्तक समीक्षा और आलोचना में अंतर क्या है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पुस्तक समीक्षा और आलोचना में अंतर देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया कि जनरली समीक्षा और आलोचना जो होती है हम एक चीज को ही समझते हैं। किसी मूवी का रिव्यू आप देखिए तो गुण दोष दोनों उसमें आते हैं, ठीक है ना। या कोई बुक है, कोई थ्योरी है, तो जनरली जब इनकी एक समीक्षा, एक व्यू रखा जाता है तो उसको आलोचना भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का अंतर अलग है, समीक्षा और आलोचना में, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर समीक्षा और आलोचना को आमतौर पर एक समझ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों में अर्थ अलग है दोनों की, ठीक है। तो समीक्षा जिसे अंग्रेजी में रिव्यू कहा जाता है का प्रयोग पुस्तक समीक्षा, बुक रिव्यू के अर्थ में किया जाता है, ठीक है ना। और जबकि आलोचना यानी क्रिटिसिज्म अधिक व्यापक अर्थ वाला शब्द है, ठीक है ना। तो क्रिटिसिज्म जो होता है आलोचना करना, और समीक्षा यानी रिव्यू करना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वस्तुतः समीक्षा आलोचना विधि की एक शाखा या उपशाखा है, ठीक है। यानी कि आलोचना जो है वो व्यापक अर्थ वाला शब्द है, और जो समीक्षा है वो कम अर्थ वाला शब्द है, ठीक है ना। और जो समीक्षा है वो आलोचना की एक शाखा या उपशाखा है। यहाँ पे अंतर की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए दो अंतर हमें यहाँ पे मिल गए, मैं इन्हें मार्क करते हुए चलती हूँ, ठीक है, राइट। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो पहला मैं इसे यहाँ पे मार्क कर देती हूँ और दूसरा मैं इसे यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। अभी आगे देखते हुए चलती हूँ, ठीक है ना। तो समीक्षा का तात्पर्य पुस्तक समीक्षा से है, और निश्चित रूप से वह आलोचना के दायरे में आती है, पर आलोचकों के दायरे में और भी बहुत कुछ आता है, जैसे किसी विधा, लेखक, प्रवृत्ति आदि का मूल्यांकन। तो मैंने आपको कहा ना यहाँ पर कि जो आप समीक्षा होती है जनरली बुक वगैरह की जाती है, ठीक है ना। क्योंकि आप यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फीचर लेखन, ठीक है। ओके, चलिए इतना काफी है। ओके, चलिए सही है। अब तो समीक्षा का तात्पर्य पुस्तक समीक्षा से यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है ना। और ये आलोचना के दायरे में आती है, लेकिन आलोचना के अंदर ही आती है, पर आलोचना के दायरे में और भी बहुत कुछ आता है, जैसे विधा हो गई, कोई पुस्तक लिख रहे हैं, लेखक हो गई, प्रवृत्ति आदि का मूल्यांकन भी आलोचना के रूप में किया जाता है। तो पुस्तक समीक्षा में पुस्तक केंद्र में होती है, ठीक है ना, और आलोचना में विधा, लेखक और प्रवृत्ति भी केंद्र में हो सकती है। तो हमें यहाँ पे तीसरा अंतर मिल गया। अभी फिर अंतर को हम एक साथ में लेंगे, ठीक है ना, राइट। तो पुस्तक समीक्षा में पुस्तक मेन बिंदु होती है, क्योंकि पुस्तक की यहाँ पे समीक्षा की जा रही है, और आलोचना में पुस्तक नहीं होती। जो पुस्तक के अंतर्गत विधा, लेखक, जो चीजें लिखी जाती हैं वो उसके अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो ये केंद्र बिंदु होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुस्तक समीक्षा में विधा, लेखक और प्रवृत्ति की चर्चा नहीं होती है, आलोचना में किसी पुस्तक की चर्चा नहीं होती, ऐसा नहीं है। दोनों पे जनरली काम किए जाते हैं, ठीक है ना। ओके ओके। किसी पुस्तक पर समीक्षा लिखते समय समीक्षक उस धारा या प्रवृत्ति और उस क्षेत्र के समकालीन लेख की रुझान की चर्चा करता है या कर सकता है, पर चर्चा के केंद्र में पुस्तक ही रहेगी। और इसी प्रकार किसी विषय विशेष पर विचार करते समय आलोचक विभिन्न पुस्तकों का संदर्भ के तौर पर उल्लेख करता है। तो मैं इसे यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, क्योंकि बिकॉज हमें अंतर भी यहाँ पे लेके चलना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि किसी पुस्तक पर समीक्षा मान लीजिए की जाती है, तो जो समीक्षा करने वाला होता है उसको समीक्षक बोलते हैं। वह उस क्षेत्र के जो समकालीन लेखक होते हैं
उन पर वो चर्चा करता है, ठीक है। और चर्चा का केंद्र बिंदु पुस्तक ही होती है, क्योंकि पुस्तक की समीक्षा की जा रही होती है। तो यहाँ पे रुझान उसका लेखक पे हो सकता है, लेकिन आलोचना यहाँ पे पुस्तक की जाती है, समीक्षा पुस्तक की जाती है। और इसी प्रकार मान लीजिए कोई विषय है और विषय विशेष पर विचार करते समय जो आलोचक होता है वो विभिन्न पुस्तकों का संदर्भ के तौर पर उल्लेख करता है और उस पर अपनी राय व्यक्त कर सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम हेडिंग में डाल देते हैं कि सॉरी, हमारा जो ये हमें मिल गया, यहाँ पे चौथा मिल गया, ठीक है ना, चौथा अंतर मिल गया, ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं, पर केंद्र में वह विषय विशेष ही रहेगा, ना कि पुस्तक रहेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर कि अगर कोई लेखक भीष्म साहनी के उपन्यास मायादास की माड़ी का विश्लेषण करता है तो वह पुस्तक समीक्षा का उदाहरण होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बुक का विश्लेषण किया जा रहा है, एक उपन्यास का विश्लेषण किया जा रहा है, ठीक है। और मान लीजिए कोई साहित्यकार भीष्म साहनी के उपन्यास शिल्प का विश्लेषण करता है और इसके लिए वह संदर्भ के तौर पर तमस और मायादास की माड़ी का उपयोग करता है, तो आलोचना का उदाहरण होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, कोई यदि लेखक होता है, लेखक जो होता है जनरली वो समीक्षा करता है, ठीक है ना। तो अगर एक वह उपन्यास का समीक्षा करता है तो मतलब वह उसका विश्लेषण करता है, ठीक है। और यह पुस्तक समीक्षा का उदाहरण होगा। विश्लेषण करना समीक्षा के अंतर्गत आ जाएगा, एक लेखक जब करता है। लेकिन जब एक साहित्यकार करता है उसी चीज में, तो जो बुक है, जो उपन्यास है, जैसे उपन्यास क्या था, मायादास की माड़ी, ठीक है ना। तो मायादास की माड़ी का लेखक ने क्या किया, विश्लेषण किया, तो समीक्षा हो गया। और मायादास माड़ी का ही जब कोई साहित्यकार क्या करता है, उसके उपन्यास का शिल्प का विश्लेषण करता है, उसके उपन्यास का विश्लेषण नहीं, शिल्प यानी शिल्प संरचना का मतलब जिस भाषा में, जिस चीज में वो लिखी जाती, शिल्प का मतलब होता है लिखने का ढंग। तो उन्होंने किस तरह से उस चीज को लिखा, जब वो इसका विश्लेषण करता है तो वह क्या होता है, वह आलोचना का उदाहरण होता है। क्योंकि आलोचना तो उसमें किया जाएगा ना कि इन्होंने यहाँ पे ऐसे लिखा, वैसे लिखा, यहाँ पे इसका प्रयोग किया जबकि नहीं करना चाहिए, ये सभी चीजें आलोचना में आती है। यदि आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो कभी कभी पुस्तक समीक्षा आलोचना के दायरे में प्रवेश कर जाती है, और जब पुस्तक समीक्षा पुस्तक के बहाने उस लेखक के संपूर्ण लेखन या पुस्तक के विषय को आधार बनाकर एक स्वतंत्र लेख लिख दे, ठीक है ना, राइट। तो कभी कभी समीक्षा क्या होती है, आलोचना का काम कर जाती है। और जब पुस्तक समीक्षक जो होता है, समीक्षा करने वाला जब होता है, वो पुस्तक के बहाने लेखक के संपूर्ण लेखन का, यानी जो भी उसने लिखा है उसको आधार बनाकर एक आलोचक के रूप में स्वतंत्र लेखन कर बैठता है, ठीक है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको अब नीचे देख ले, क्या अभी भी एक दिया हुआ है, कुछ दिया है। ओके, जैसे यहाँ पे दिया है, आलोचक का क्षेत्र समीक्षा से व्यापक होता है, ठीक है। यहाँ व्यापकता का अर्थ क्या है, क्षेत्र विस्तार से नहीं बल्कि विश्लेषण की व्यापकता से है। जब विश्लेषण किया जाता है तो बहुत विस्तृत में किया जाता है, वही आलोचना होती है, ठीक है। और समीक्षा का दायरा छोटा होता है, तो पहला वो मिल गया। उसमें विश्लेषण किसी पुस्तक तक सीमित रहता है, किसमें, समीक्षा में विश्लेषण किसी पुस्तक तक सीमित रहता है, और ये विश्लेषण ही समीक्षा और आलोचना को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। और दोनों की शोध प्रवृत्ति भी होती है, ठीक है। ओके, तो किसी पुस्तक की समीक्षा करते समय समीक्षक तथ्यों की गहरी छानबीन करता है और आलोचना में खोजबीन का दायरा और भी बड़ा और मूल आधारित हो जाता है। तो जैसे देखिए हमने यहाँ पे देखा ना, तो ये दोनों समीक्षा और आलोचना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, राइट। और समीक्षा आलोचना का एक अंग है, पर उसका अपना अस्तित्व होता है, एक अलग पहचान होती है, इसलिए समीक्षा और आलोचना को एक दूसरे का पर्याय नहीं समझना चाहिए। क्वेश्चन बहुत क्रिएट हो सकता है, समीक्षा आलोचना एक दूसरे से कैसे अलग है, या समीक्षा और आलोचना एक दूसरे का पर्याय नहीं है, समझाइए, ठीक है ना। यह समीक्षा आयोजना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या समीक्षा आयोजना में क्या अंतर है, समझ में आ गया। जो मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक दिए थे, चल एक बार फिर इसको मैं क्लियर कर देती हूँ कि किस तरह से आप अंतर डिफाइन करेंगे। तो पहला अंतर होगा कि जो आलोचना होती है उसका क्षेत्र विस्तार व्यापक, इसका अर्थ जो होता है व्यापक होता है, ठीक है ना। अर्थ वाला शब्द व्यापक होता है, मतलब क्षेत्र विस्तार के मामले में नहीं, विश्लेषण के मामले में, जबकि समीक्षा का कम होता है, ठीक है ना। फिर दूसरा, समीक्षा आलोचना विधा की एक शाखा या उपशाखा है, ठीक है, ठीक है, राइट। ओके, और तीसरा यहाँ पे हो जाता है, पुस्तक समीक्षा में पुस्तक केंद्र में होती है,
और आलोचना विधा लेखक और प्रवृत्ति केंद्र होता है। पुस्तक समीक्षा में पुस्तक केंद्र में होती है, आलोचना में विधा लेखक जो होते हैं ये केंद्र में होते हैं। चौथा हो जाएगा, किसी पुस्तक पर समीक्षा लिखकर समीक्षक उस धारा या प्रवृत्ति और उस क्षेत्र के समकालीन लेखकों पे चर्चा करता है, ठीक है, तब भी चर्चा का केंद्र पुस्तक ही रहती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चर्चा जब समीक्षक समीक्षा करता है किसी भी पुस्तक का, तो चर्चा का केंद्र पुस्तक होती है, ठीक है, राइट। और यहाँ पर यदि हम देखते हैं आलोचक जब होता है तो वो क्या करता है, विषय विशेष पर विचार करते समय आलोचक विभिन्न पुस्तकों का संदर्भ के तौर पर उल्लेख करता है। यानी बहुत सारी पुस्तकें जो है उसके बारे में लिख के बता सकता है कि उस पुस्तक में ऐसा किया गया, उस पुस्तक में ऐसा किया गया और इसमें ऐसा किया गया, फिर अपनी राय व्यक्त करता है। तो यहाँ पर केंद्र में विषय विशेष ही रहेगा, ना कि पुस्तक। तो सिंपल सा है, समीक्षक में केंद्र विषय पुस्तक होती है और आलोचक में केंद्र विषय क्या होता है, विषय विशेष होता है, ठीक है ना। एक में पुस्तक, एक में विषय विशेष होता है, ठीक है। तो इतने यहाँ पे अंतर हमें मिल गए हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट समीक्षा का महत्व है। समीक्षा का महत्व क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? हाँ, समीक्षा का महत्व इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये इसमें आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पुस्तक समीक्षा की अहम भूमिका होती है। समीक्षा पाठक और पुस्तक को एक दूसरे से जोड़ती है, ठीक है ना। यानी पाठक के सामने हमेशा समस्या रहती है कि वह कौन सी किताब पढ़े और उसके इस सवाल का समाधान पुस्तक समीक्षा कर देती है। जैसे मूवी में होता है, आप रिव्यू देखते हैं, अच्छा रिव्यू होता है, अच्छी समीक्षा होती है तो आप देखने पहुंच जाते हैं, अगर खराब समीक्षा होती है तो आप नहीं देखते हैं। और इसके अलावा पाठक वर्ग का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो पूरी किताब नहीं पढ़ना चाहता, उसके पास इतना समय भी नहीं होता है कि उन सभी किताबों को पढ़े, तो यहाँ पे समीक्षा उसकी मदद कर देती है, ठीक है ना। यानी कि समीक्षक सुन के बुक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले लेता है, तो एक बार में पुस्तक को ढेर सारे पाठकों तक पहुंचा देती है। और इसके दो फायदे होते हैं, एक तो पाठक को प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की जानकारी मिलती रहती है कि कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित होने वाली है, ठीक है ना। जैसे सेम मूवी को अपने दिमाग में रखिएगा, बस हो गया। रिव्यू मूवी रिलीज होने की उसके पहले रिव्यू आ जाता है, ठीक है ना। और दूसरा, लेख के रुझानों में भी परिचित होता चला जाता है। तो साहित्य, सांस्कृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान, खेलकूद आदि क्षेत्रों से संबद्ध पुस्तकों की जानकारी समीक्षा के माध्यम से पाठकों तक पहुंचती है, ठीक है ना, राइट। तो पुस्तकों के क्योंकि पता है कि कितनी सारी पुस्तकें पब्लिश होती है, तो हमारे आपके लिए सही पुस्तक का चुनाव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है और इस मुश्किल को आसान करती है समीक्षा, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त लेखक को पाठक से जोड़ने का सामाजिक दायित्व भी निभाती है, ठीक है। तो ये महत्व आता है समीक्षा के बारे में, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या। पुस्तक समीक्षा के विभिन्न पक्ष हम नहीं देखेंगे। समीक्षा में पहले पुस्तक का परिचय दिया हुआ होता है, ठीक है। पाठक को पूरी समान जानकारी चाहिए होती है। तो समान जानकारी का मतलब पुस्तक की विधा, उसकी विषय वस्तु के बारे में बताना, पुस्तक कब लिखी गई, उसका क्या महत्व है, विधा का उल्लेख करना, ठीक है, राइट। फिर दूसरा क्या होता है, जैसे जलाहत के 50 वर्ष एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो पुस्तक फिर विषय का महत्व हो जाता है। तो पुस्तक का समान परिचय प्राप्त कर लेने के बाद पाठ पुस्तक की विषय वस्तु तथ्य से परिचित होना, यानी कि पाठक जानना चाहता है कि पुस्तक का संबंध ज्ञान के किस क्षेत्र से है, ठीक है, साहित्य, कला, संस्कृत, विज्ञान, इतिहास किससे संबंधित है, तो ये विषय का महत्व हो जाता है, ठीक है। ओके, चलिए फिर आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है। और तीसरी जानकारी आवश्यक हो जाती है कि लेखक ने पुस्तक किस पाठक वर्ग के लिए लिखी है, ठीक है, क्योंकि हर एक पाठक वर्ग अलग अलग होता है, ठीक है ना। यही बहुत बड़ा अंतर ला देता है। पाठक वर्ग की भिन्नता भी अलग अलग होती है, पसंद भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये विषय वस्तु के संबंध में होगा, तो इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ओके, आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या है? आलोचनात्मक मूल्यांकन वही होता है आलोचना करना और उसके बाद उसको एक तरह से एनालिसिस करना, ठीक है, एनालिसिस करना कि ये बुक किस तरह से है, ठीक है। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन, किसी पुस्तक का मूल्यांकन समीक्षक को पूर्वाग्रह से मुक्त होकर करना चाहिए, और यह पूर्वाग्रह लेखक के प्रति भी हो सकता है और उसके लेखन या विधा के प्रति भी इससे हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, क्योंकि जब किसी पुस्तक की आलोचना और मूल्यांकन किया जाता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, तो उस आलोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर पाठक एक राय बनाता है, ठीक है ना, कि इस चीज को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है,
राइट। तो ये होता है आलोचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गिरिराज किशोर के उपन्यास परिशिष्ट पर डॉक्टर गोपाल की समीक्षा कुछ अंशों का अवलोकन यहाँ किया गया है कि इसमें संदेह नहीं कि उपन्यास के मूल में से एक समस्या है और इस समस्या की भयावहता का बोध कराने के लिए उपन्यास लिखा गया है, पर रचना या कला की दृष्टि से समस्या की प्रमुखता कहीं बाधक नहीं बनी है। तो उपन्यासकार ने अपने कथा संसार के माध्यम से समस्या को प्रस्तुत ही किया और कहा नहीं है। ठीक है, ये आलोचना होती है। यहाँ तक कि उपन्यास के पात्र भी समस्या पर कहीं अपने विचार प्रस्तुत नहीं करते तो आलोचना हो जाती है। और कथा के पात्र इस समस्या के बीच से गुजरते हैं, इसे जीते हैं, भोगते हैं और वो करते हैं। तो उपन्यास पढ़ने पर इस बात का बोध होता है कि उपन्यासकार को विजन उसके चारों ओर की परिस्थितियों से प्राप्त हुआ होता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ओके। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन को निषेधात्मक या नकारात्मक नहीं समझना चाहिए। ठीक है ना, आलोचनात्मक मूल्यांकन में पुस्तक की सीमा और विशेषता दोनों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, राइट, ओके। उसकी शिल्प विषय से, उसके विषय के बारे में, केंद्रीय विषय के बारे में, शिल्प के बारे में, भाषा के बारे में भी यहाँ पे जो आलोचना करने वाला होता है वो अपनी राय देता है। ठीक है, राइट। और इसके अतिरिक्त तो क्या करता है, पुस्तक की तुलना उसी विषय पर लिखी गई किसी दूसरी पुस्तक से कर देता है कि उसमें ऐसा था, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, राइट। चलिए, ओके। एक अच्छे समीक्षक के गुण, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक अच्छे समीक्षक के गुण। ठीक है, ओके। तो कि एक अच्छे समीक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो सबसे पहला गुण हम देख लेते हैं। पहला गुण, समीक्षक की भाषा साफ सुथरी, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए। ठीक है, यानी समीक्षक की जो भाषा, क्योंकि समीक्षा करेगा, रिव्यू देगा, तो उसकी भाषा साफ सुथरी, स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। बोधगम्य का मतलब सरल होनी चाहिए। ठीक है, ओके। फिर दूसरा यहाँ पे हम देख लेते हैं गुण कि एक अच्छा समीक्षक बनने के लिए जरूरी है कि समीक्षक को उसी क्षेत्र या विधा की पुस्तक की समीक्षा करे जिससे वो अच्छी तरह से परिचित हो। यानी उसका नॉलेज इसमें अच्छा होना चाहिए, उसका ज्ञान अच्छा होना चाहिए ताकि वो समीक्षा कर सके। तो विषय का ज्ञान होना, ठीक है, दूसरा हो गया। फिर तीसरा ले लेते हैं कि समीक्षक का सामान्य ज्ञान भी विस्तृत होना चाहिए, यानी ज्यादा उसको नॉलेज यहाँ पे सामान्य ज्ञान का होना चाहिए। ठीक है, ओके। चौथा ले लेते हैं कि समीक्षा लिखते समय समीक्षक को व्यक्तिगत और साहित्यिक पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना चाहिए, इसे पर्सनली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और दृष्टि संपन्नता और वस्तुनिष्ठ समीक्षक का एक प्रमुख गुण होता है। तो ये पांचवा हो गया। ठीक है, राइट। तो यहाँ और छठवां ले लीजिए, उसका लेखन जो है संतुलित होना चाहिए, ज्यादा अभद्र भाषा का और ज्यादा टफ वर्डों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, और सामाजिक दायित्व से रहित व्यक्ति अच्छा समीक्षक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे समीक्षक के गुणों पर संक्षेप में विचार किया गया है, हम ऑलरेडी ऊपर में आपको बता दी दिए। अब यहाँ पे इसने टॉपिक में नहीं, उसमें दे जैसे विशेषज्ञता, मैंने कहा ना, उसका अच्छा नॉलेज होना है, जिस पुस्तक की समीक्षा कर रहा हो उससे भली भाग परिचित हो और उसकी रुचि साहित्य में है तो आप साहित्य की समीक्षा करें, या क्षेत्र इतिहास है, विज्ञान है तो उसी पे समीक्षा करें जिसपे आपकी रुचि हो। ठीक है ना। यदि के विषय की जानकारी ना होने के कारण आप पुस्तक के वास्तविक महत्व को नहीं समझ पाएंगे और न्याय नहीं कर पाएंगे उसके पास। तो अगर आपकी रुचि खेल में है तो आप कला संबंधित पुस्तक की समीक्षा करने बैठ गए तो आप गलत रास्ता तैयार कर लेंगे, क्योंकि आप खेल से रुचि रख रहे हैं और समीक्षा आप कला की कर रहे हैं। ठीक है ना, ओके। चलिए, विस्तृत सामान्य ज्ञान जो ऊपर बता चुके हैं, जो देख लीजिएगा सभी। ठीक है ना, विस्तृत सामान्य ज्ञान क्यों होना चाहिए, क्योंकि इससे समीक्षा समृद्ध होती है, बढ़ती है। ठीक लीजिए ना, जैसे आप खेल के विशेषज्ञ हैं लेकिन राजनीति की समान जानकारी भी आपको नहीं है तो खेल संबंधी पुस्तक में नस्लवाद, रंगभेद, खेलों का बहिष्कार वगैरह का महत्व आप समझ नहीं पाएंगे। पूर्वाग्रह मुक्तता क्या होता है, ठीक है ना, यानी कि समीक्षक का पूर्वाग्रह मुक्त होना लाजमी है। पूर्वाग्रह व्यक्तिगत भी हो सकता है और विषयगत भी हो सकता है। तो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह समीक्षा करने बिल्कुल तैयार, तो और विषयगत भी है। ठीक है, ओके। तो अगर आप किसी व्यक्ति को निजी कारणों से पसंद ना करते हो और उसकी पुस्तक प्रशंसनीय है तो आप जानबूझकर उसकी निंदा ना करें, और दूसरी तरफ आपके घनिष्ठ मित्र की पुस्तक आपके नजर में श्रेष्ठ नहीं है तो आप बेशक उसकी कमियों को इशारा कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं व्यक्तिगत पूर्वाग्रह छोड़े बिना कोई भी व्यक्ति सफल समीक्षक नहीं बन सकता। तो पक्षपात
ठीक है ना, पक्षपात नहीं करना चाहिए, ठीक है। और पूर्वाग्रह का दूसरा पक्ष आपके निजी मत और मान्यता से संबंधित होता है, जिसे आप जमरन लादने की कोशिश ना करें। यदि कोई पुस्तक आपकी मान्यता के विपरीत है, आपका एम, आपका जो कानून है, आपकी जो थिंकिंग है उसके विपरीत है, तो आप तर्क संगत ढंग से उसका विवेचन करें, ठीक है। ओके। फिर दृष्टि संपन्नता, समीक्षक की दृष्टि खुली होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी संकीर्ण भरा नहीं होना चाहिए। और जो दृष्टि संकीर्णता के मुख्य दो कारण है, अज्ञान और किसी मतवाद के प्रति आग्रहशील होना। तो देख लीजिएगा, वस्तुनिष्ठता, ठीक है, दूराग्रहों और पूर्वाग्रहों को त्याग कर किसी भी पुस्तक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना समीक्षक का प्रमुख दायित्व होता है। फिर संतुलित लेखन, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि पूर्वाग्रह मुक्त दृष्टि संपन्नता और वस्तुनिष्ठता से जो किसी पुस्तक के अनावश्यक प्रशंसा निंदा से समीक्षक करने में बाधा उत्पन्न होती, संतुलन लेख लिखना चाहिए, ठीक है। सामाजिक दायित्व बोध, जो ऊपर था, हमने आपको एक एक टॉपिक बताए, वही यहाँ पे नीचे उन्होंने दे दिया, ठीक है ना। ओके। जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया, विशेषताएं बताइए। पुस्तक समीक्षा की विशेषताएं। अब पुस्तक समीक्षा की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? पुस्तक समीक्षा की विशेषताएं, अभी हमने गुण देखे थे। जनरली गुण और विशेषताएं एक ही होती हैं, इसमें थोड़ा सा अलग दिया है, ठीक है। तो जो हमने आपको ऊपर बताया था सेम वही है, जो ऊपर अभी पढ़ के आए सेम वही है। वस्तुता, पूर्वग्रहता, अप्रासंगिकता, ठीक है ना, और क्या है, केंद्रीय बिंदु की पहचान करना, ठीक है ना, शोधेयता होना, निजता होना, ये सभी चीजें हैं। भाषा और शैलीगत विशेषताएं, ठीक है। अब इसकी भाषा शैलीगत विशेषताएं थोड़ा सा देख लेते हैं, हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। अब भाषा और शैलीगत विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, समीक्षा की भाषा जो है सहज, सरल और समूह में चलने लायक होना चाहिए, क्योंकि समीक्षा का उद्देश्य होता है पाठकों की पुस्तक की जानकारी देना। इसलिए यहाँ पे भाषा में दुर्रूपण ठीक नहीं होगा, यानी भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए, शब्दों वर्णों का प्रयोग कठिन नहीं करना चाहिए, नहीं पाठक जो है समझ नहीं पाता है और उसी में उलझ कर रह जाता है, ठीक है। और पाठक को सही जानकारी हासिल करने में भी परेशानी होती है। तो समीक्षा की भाषा के साथ साथ उसकी शैली भी सुपाठ और आकृष्ट करने वाली होनी चाहिए, पढ़ने लायक और अपने और आकृष्ट यानी अट्रैक्टिव करने वाली होनी चाहिए। और समीक्षा का लेखन और विश्लेषण इस ढंग से होना चाहिए कि पाठक शुरू से लेकर अंत तक समीक्षा पढ़ने को बाध्य हो जाए। ये नहीं कि आपने एक दो लाइन पढ़ा और पाठक ने एक पेज पढ़ा, आधा पेज पढ़ा, 10 लाइन पढ़ा, छोड़ दिया, यार क्या है, कुछ भी नहीं तो बोरिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर विश्लेषण का ढंग अच्छे से होना चाहिए, ठीक है ना। और लेखन शैली के परिपक्वता समीक्षक के विस्तृत ज्ञान और उसकी कुशलता पर भी निर्भर करती, इसीलिए बोलते हैं कि उसको नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है ना। और उसके लेखन शैली से पता चलता है कि जो समीक्षक है वो किस तरह का है, कितना कुशल है, ठीक है। ओके, राइट। समीक्षा जितनी अधिक सहज और संप्रेष होगी, उसकी महत्ता उतनी ही ज्यादा होगी। भाषा और शैली की दुरूहता में जकड़ी समीक्षा कभी भी श्रेष्ठ समीक्षा नहीं होती है, ठीक है। एक उदाहरण भी दिया हुआ है, पत्र पत्रिकाओं की समीक्षा। अब ये नहीं देखेंगे, एक चीज देख ले, जनरली सब में सेम ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अब पत्र पत्रिका की समीक्षा में क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे उसमें लेख आते हैं, सभी चीजें आती हैं, तो उसमें समीक्षाएं भी आजकल छपती है, ठीक है ना। तो पत्र पत्रिकाएं जो आप पढ़ते हैं, इनमें से कोई एक पत्रिका उठा लीजिए, पढ़ डालिए, और पत्रिका पढ़ने के बाद पहली प्रतिक्रिया लिख लीजिए, यहाँ पे फीडबैक लिख लीजिए। और आपको जो कभी कभी मांगा जाता है, बुकों में, पेपरों में, सभी में, तो आजकल मैगजीन वगैरह में फीडबैक मांगा जाता है ना। और आपको जो जो रचनाएं अच्छी लगी, बुरी लगी, सामान्य लगी, उसके कारण लिखना जरूरी होता है। केवल अच्छा बुरा समान कहने से आपकी टिप्पणी और सम्मति विश्वसनीय नहीं होती है। तो वहां पे थोड़ा आपको बताना पड़ता है कि आपको अगर बुरा लगा तो क्यों लगा और अच्छा लगा तो क्यों लगा। तो समाचार पत्र में विश्वसनीयता का विशेष महत्व होता है और इससे समाचार पत्र की शाख बनती और बिगड़ती है, ठीक है। और इससे हजारों लाखों पाठक प्रभावित होते हैं और इसका बिक्री पर भी असर पड़ता है, ठीक है, राइट। तो पत्रिका की समीक्षा पुस्तक समीक्षा में कोई बुनियादी फर्क है, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा, सेम वही है। आप प्लीज, इसमें संपादक आ जाएगा, कविताएं आ जाएंगी, लेख, कहानी, सभी चीजें आ जाएंगी जो जनरली पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं। तो इसको लेकर के आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए। समाचार पत्रों में छपने वाली जो समीक्षाएं होती हैं सूचनात्मक और कभी कभी सनसनी फैलाने वाली होती है, ठीक है ना।
तो समाचार पत्र में छपने वाली पत्रिका समीक्षाओं का कॉलम सूचनात्मक होता है, जहां से हमें सूचना मिलती है। और ये हो सकता है इंपॉर्टेंट, समाचार पत्र की समीक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। और अखबार में समीक्षा छापने का प्रमुख उद्देश्य होता है प्रचार करना। तो एक अखबार को रोज 40-50 हजार लोग जरूर पढ़ते हैं, लेकिन समाचारों और सूचनाओं पर सरसरी निगाह डालते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मेन हेडिंग हम देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पूरा कभी पढ़ते ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो ये हो गया क्या यूनिट। हाँ, ये यूनिट हमारी फिनिश्ड हो गई है, ठीक है ना। एक ही वीडियो में हम लेंगे, इसलिए अब नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं यहाँ पे, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है 1-3, और वो है यहाँ पे नाट्य प्रस्तुतियों, फिल्मों और कला प्रदर्शनियों की समीक्षा। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, अखबारों में कला समीक्षा का अभिप्राय नहीं, कला समीक्षक का महत्व हम देख लेंगे, ठीक है ना। और कला समीक्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, रंगमंच, सिनेमा, कला प्रदर्शनी, ठीक है तो बहुत कुछ। लेकिन अब यहाँ पे रंगकर्म, रंगमंच समीक्षा की विशेषताएं इसे देख लेंगे, है ना। ओके, और कला समीक्षा की विशेषताएं, और यहाँ पे भी कला समीक्षा के क्षेत्र और महत्व। चलिए, कला समीक्षा को थोड़ा सा हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अखबारों में कला समीक्षा का अभिप्राय क्या है, अखबारों में कला समीक्षा का अभिप्राय, ठीक है। ओके, तो चलिए अखबारों में कला समीक्षा का अभिप्राय देख लेते हैं कि अखबारों में जो कला समीक्षा होती है उससे क्या मतलब है। तो अखबारों में कला समीक्षा से मतलब सिनेमा, रंगमंच, संगीत, नृत्य और कला प्रदर्शनियों के बारे में जो छपने वाली रिपोर्ट होती है, यानी कि सिनेमा, रंगमंच, संगीत, नृत्य और कला प्रदर्शनी के बारे में जो रिपोर्ट छपती है, ठीक है ना, और जिनमें समीक्षात्मक टिप्पणियां भी शामिल होती हैं, ठीक है। ये क्या कहलाती है, ये अखबारों में छपने वाली कला समीक्षा कहलाती है, ठीक है। ओके, राइट। चलिए अब आगे देख लेते हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक नजर रखिएगा कि यदि आता है तो आपको ये ना लगे कि पढ़ा नहीं तो पता नहीं क्या लिखूं, ठीक है ना। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ले लेते हैं। कला समीक्षक का महत्व देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके, कला समीक्षक क्या है ये तो देख लिया, कला समीक्षक का महत्व देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके, राइट। ओके, तो कला समीक्षक का महत्व क्या हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, देखिए कला समीक्षा को किसी भी तरह से हल्की या आसान विधा के रूप में नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। इसमें गंभीरता, अध्ययन और परिश्रम यानी मेहनत की मांग होती है, इसमें मेहनत किया जाता है, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि समीक्षा में जो होता है पर्याप्त नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, सामान्य ज्ञान जो है, ये सभी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट होती है। और जिस क्षेत्र में आपका नॉलेज ज्यादा होता है उसी क्षेत्र में समीक्षा की जाती है, और करें तो बेहतर है, ठीक है ना। तो ये दोहरी जिम्मेदारी का काम है, और समीक्षक की पहली जिम्मेदारी अपने उस पाठक के प्रति होती है जिसके लिए वह लिख रहा है। अब देखिए बार बार हम पढ़ते हैं, आप चाहे कला को ले लीजिए, चाहे फिल्म को, चाहे पत्र पत्रिका, किसी की समीक्षा को ले लीजिए, इसके जो गुण और विशेषताएं हैं वो जनरली सेम होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे किसी भी फिल्म, नाट्य प्रस्तुति या कलाकृति के आस्वादन को लेकर उसके बारे में कोई राय कायम करने में समीक्षा की मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। तो अगर यहाँ पे जिम्मेदारी की बात आती है, क्या महत्व क्या है, क्या जिम्मेदारी, भूमिका क्या है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ओके, दूसरी जिम्मेदारी उस रचनाकार के प्रति बनती है जिसकी कृति की वह समीक्षा कर रहा है, कृति की, ठीक है ना। यानी मान लीजिए कला के संबंधित कुछ आर्ट वगैरह कुछ लिखे हुए हैं, कोई रचना है, अगर उसकी समीक्षा कर रहा है तो रचनाकार की भी जिम्मेदारी यहाँ पे लिखने वाले की भी बन जाती है, जिसमें उस कृति को सही परिप्रेक्ष्य में समझना, उसके साथ न्याय करना और समकालीन जो कलाकृतियां होती है, रचनाएं होती है, उनके बीच में उचित स्थान दिलाना जरूरी होता है। क्योंकि कोई भी चीज, आप बुक ले लीजिए, मूवी ले लीजिए, क्योंकि जो समीक्षा, जो रिव्यू होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, उसी से हम अपनी राय बनाते हैं। तो एक मूवी, आप यहाँ पे सपोज मूवी को समझिएगा तो आप बहुत अच्छे से इसको लिख पाएंगे, पुस्तक या कला के बारे में। तो जब आप किसी मूवी का रिव्यू देखते हैं और आपको रिव्यू अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इसमें अच्छा बताया गया, फिल्म अच्छी है, अच्छी अच्छी बातें की गई हैं, तो आप उसे देखने के लिए लायकित होते हैं और आप देखने जाते भी हैं। लेकिन सपोज दैट वहीं पे अगर रिव्यू अच्छा नहीं होता, उसमें आलोचना की जाती है और कहा जाता है कि बहुत बेकार है, ऐसा है, वैसा है, तो आप अपना मन बदल देते हैं और आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, ठीक है ना, राइट। तो यही होता है रचनाओं के बीच में, सेम यही कला के साथ में भी होता है, ठीक है, और उसे एक सही जगह दिलाता है। तो तीसरी और सबसे बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम कलाकृति के माध्यम से किन प्रवृत्तियों को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है।
तो ये आपका हो गया यहाँ पे कला का महत्व आता है, कला समीक्षा का महत्व तो आप लिख सकते हैं। कला समीक्षा के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि नहीं, इसे हम लिफ्ट कर देते, इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए, ओके और क्या हो सकता है ये हम देख लेते हैं। कला समीक्षा के क्षेत्र, क्षेत्र तो हम शुरू से ही देखते हुए आए हैं, ठीक है ना। जैसे लोक कलाएं और भित्त चित्र, स्वांग, समूह नृत्य, रीति रिवाज, इनको भी इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है, राइट। तो इसके प्रमुख क्षेत्र होते हैं, फिल्म हो गई, रंगमंच हो गया, कला प्रदर्शनी हो गई, ठीक है ना, ये मेन होते हैं। तो कला समीक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो फिल्म, रंगमंच, कला प्रदर्शनी ये मेन होते हैं, और इसके अलावा भी इसमें लोक कलाएं, वृत्त चित्र और स्वांग, समूह नृत्य, रीति रिवाज जो होते हैं इनको भी शामिल किया जाता है, ठीक है ना। ओके, लेकिन यहाँ पर 3 विधाओं पर लिखी जाने वाली समीक्षा यहाँ पे दी हुई है कि 3 विधाएं हैं जिन पे समीक्षा की जाती है, और शहरी जीवन में इन्हीं 3 विधाओं में होने वाली गतिविधियों की प्रमुखता होती है, इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है ना। तो कला, कलाकार, रचना, सर्जक जैसे शब्दावली का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो 3 विधाएं कौन सी है कला समीक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे पहला रंगमंच ले लिया। रंगमंच हमें पता होता है कि स्टेज पे किया गया एक काम होता है, थिएटर पे किया गया एक काम होता है, जहाँ पे सामने आकर ये काम किया जाता है। तो नाटक वगैरह जिनकी प्रस्तुति होती है वो वहीं पे होती है, ठीक है, राइट। तो इसमें क्या विशेष ध्यान दिया जाता है, देखिए जैसे नाट्य, लेख, अभिनय, मंच सज्जा हो गया, निर्देशन, भाषा, वेशभूषा, संवाद, अदायगी, बोलने का ढंग से डायलॉग बोलते हैं, फिर वहां पे प्रकाश की व्यवस्था होती है, ठीक है ना, और वहां पे म्यूजिक भी होता है, म्यूजिक के अकॉर्डिंग लाइट भी होती है, मेकअप उनका होता है। ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती है, रंगमंच के अंतर्गत आती है, ठीक है, ओके, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारा रंगमंच। ओके चलिए, फिर सिनेमा हो गया। तो सिनेमा विश्व की सबसे लोकप्रिय विधा है, ना कि सिर्फ संप्रेषणीयता में बल्कि कम्युनिकेशन में, बल्कि मीडिया के भी आकर्षण का केंद्र बना है। जो मैं आपको फिल्मों की बात कर रही थी, और प्रदर्शित होने वाली फिल्मों की समीक्षाओं से लेकर फिल्म समारोहों की रिपोर्ट, आने वाली फिल्मों की जानकारी जो होती है वो, और फिल्मों पर उठे विवाद तथा अखबारों में छाए रहते हैं। तो वही मैं आपसे कह रही थी कि समीक्षा का, रिव्यू का फिल्म में वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो एक अच्छा फिल्म समीक्षक सिर्फ रिव्यू पर प्रस्तुत करके नहीं रह जाता, बल्कि अपने पाठकों को सिनेमा विधा के नए पहलुओं से भी अवगत कराता है, ठीक है। जितने भी उसकी विधाएं होती है सिनेमा के, उनके बारे में भी वह बताता है। फिर कला प्रदर्शनी यहाँ पे, तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है ना। ओके, ये कला समीक्षा के क्षेत्र हैं, मतलब कला के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, किस पे रिव्यू बनाया जाए, किसकी समीक्षा की जाए, तो रंगमंच पे, ठीक है ना, सिनेमा पे और कला प्रदर्शनी पे, ठीक है। ओके चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं और क्या हमें देखने को मिलेगा। कला समीक्षक के विविध पक्ष भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे रंग कर्म, तो आवश्यक पृष्ठभूमि, ठीक है, पहला है, नजर में रखिएगा माइंड में, रंगमंच पर समीक्षा की विशेषताएं। रंगमंच पर समीक्षा की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, चलिए। तो रंगमंच की समीक्षा की विशेषताएं देखी जाए तो पहली विशेषता होती है कि नाट्य समीक्षा बहुत दुरूह यानी कठिन, क्लिष्ट और उलझाव भरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी सादी सिंपल सरल होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि लोगों के समझ में आ जाए। तो इस तरह से लिखी जानी चाहिए कि जटिल रंग प्रस्तुतियों को उनके संकेतों के अर्थ ग्रहण करते हुए पाठकों के लिए खोला जा सकता है। तो मान लीजिए कहीं पे ऐसे कुछ कठिन चीजें आ जाती हैं, लेकिन यदि संकेत के माध्यम से उनको कहा कि आप देख रहे होते हो, रंगमंच होता है, थिएटर होता है, तो आप उसके माध्यम से उसको आप समझ सकते हो, ठीक है। ओके, फिर दूसरा देख लेते हैं, समीक्षा पढ़ने के बाद प्रस्तुत को समझने और मूल अर्थ ग्रहण करने में आसानी हो, ठीक है ना। ये विशेषताएं हैं कि समीक्षा यदि पढ़ ली गई है, रिव्यू देख लिया गया है यहाँ पर, तो जो उसका मूल अर्थ निकलता है उसको पढ़ने में, यहाँ पर समझने में आसानी हो, ठीक है। ओके, तो इसके लिए क्या आवश्यक होता है, किसी भी नाट्य प्रस्तुति में पहले उसके बारे में निर्देशकी और लेख के वक्तव्य ध्यान से सुना जाए और उस पर नोट्स तैयार किया जाए। कोई नाटक करना है तो उसको पहले अच्छे से पढ़ा जाए, उसका निर्देशन किया जाए, कहाँ पे क्या होगा, और ठीक है ना, उसको अच्छे से लिखा जाए, एक नोट्स तैयार किया जाए, ठीक है। ओके चलिए,
इसके अतिरिक्त जानकारी के अलावा नाटक की प्रस्तुति के दौरान काफी सजगता की आवश्यकता होती है, और जो समीक्षक होता है उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी नाटक अपनी समग्रता में कैसा प्रभाव छोड़ता है, यानी शुरू से लेकर के लास्ट तक में, और प्रभाव ही किसी प्रस्तुति की सफलता और असफलता को तय करता है। ठीक है, तो तकनीकी दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ प्रस्तुति भी इस समग्रता के अभाव में विफल हो जाती है। ठीक है, कुछ और भी तकनीकी बारीकियां होती हैं, रंगमंच के आवश्यक उपकरण वगैरह हो जाते हैं। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, पात्रों के वेशभूषा, ध्वनि, संगीत, मंच, पार्श्व संगीत, ये सभी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि मैंने कहा रंगमंच यानी थिएटर, थिएटर में कौन होता है, मेन माध्यम कौन होता है, देखिए अभिनेता होता है, एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं। तो जो अभिनेता होते हैं या जो काम करने वाले लोग होते हैं, सहकर्मी लोग भी होते हैं, उनके अभिनय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कि अभिनय का मतलब, विशेष ध्यान देने का मतलब है कि किस हद तक अपने पात्र को वो संजीव कर सकते हैं, यानी सजीव कर सकते हैं, उनको ऐसा लगे देखने वाले को कि जो रियल में हो रहा है, जो थिएटर में देख रहे हैं रंगमंच में, वो रंगमंच थिएटर ना हो के सच में लगे। ठीक है, ओके राइट। मान लीजिए पात्र में विडंबना, छल, करुणा है, इसको दिखाना, अभिनय करना है, तो लगना चाहिए देखने वाले को कि रियल में उसके चेहरे से चीजें झलक रही है। ठीक है, ओके चलिए अब आगे इसमें देख लेते हैं। सिनेमा आवश्यक पृष्ठभूमि, ये नहीं देखेंगे, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिनेमा और लेखन की विशेषताएं, जनरली सब में वही एक ही चीजें होती हैं, सिनेमा और रंगमंच। आप देख लीजिए यहाँ पे कला समीक्षक, आवश्यक पृष्ठभूमि, ये भी नहीं देखेंगे हम। कला समीक्षा की विशेषताएं जस्ट अभी हम देख के आए हैं, पीडीएफ शायद रिपीट हुई है, ये चीज इसमें रिपीट हुआ है। कला समीक्षा की विशेषताएं हम ऊपर देख के आए हैं। ठीक है ना, ओके। कला समीक्षा के लिए आवश्यक योग्यता, ये थोड़ा हालांकि इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है, बिकॉज बहुत कम इसमें दिया है, फिर भी इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि लेखक के पास एक बहुत बड़ी निजी लाइब्रेरी होनी चाहिए। कला समीक्षक के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो इस समय अगर भारत में बात किया जाए तो कला पर भी लिखना हो तो दुनिया भर के संग्रहालयों का सीधा अनुभव होना चाहिए कि आप लिख तो भारत के बारे में रहे हो, लेकिन बाहर, भारत के बाहर का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है राइट, इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं, मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं है। ठीक है ना, नहीं है, बस इतना ही है। आजकल आप कला के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इंटरनेट सीडी रोम की मदद से भी आसानी से उसे देख सकते हैं। अब वो एक टाइम अलग था जहाँ पे किताबों के पीछे ही घूमना पड़ता था, उन्हीं से देखना पड़ता था, उन्हीं से रिव्यू देना पड़ता था, समीक्षा लिखनी पड़ती थी। ठीक है ना राइट, तो यहाँ पे आजकल एक तरह से कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी आई है उसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए ओके। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि कला के प्रति उत्कृष्ट लगाव ही आपको कलाकृतियों की ऐसी व्याख्या के लिए तैयार करेगा जिससे पहले किसी ने ना सुना हो, ना देखा हो, ना ही किसी ने रचना की हो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल। ठीक है ना, यानी कागज के फूल गुरुदत्त की तकनीकी दृष्टि से सबसे महत्वकांक्षपूर्ण फिल्म थी, महत्वकांक्षपूर्ण थी, और इसे उन्होंने सिनेमा स्कोप के रूप में बनाया था, और उसमें से एक एक दृश्य को तकनीकी दृष्टि से पूर्णतः नोक पलक, मतलब तकनीकी दृष्टि से भरपूर ये फिल्म थी। ठीक है ना, यहाँ पे तकनीकी दृश्य का प्रयोग किया गया था और हर दृश्य किसी महान चित्रकार की पेंटिंग की तरह खुलता था। ठीक है, ओके अब आगे देखते हैं। तो आई थिंक ये भी यूनिट फिनिश्ड होनी चाहिए आपकी। क्या इसमें कुछ है? अच्छे समीक्षक के गुण, अब वही जो ऊपर हम देख चुके तो हम बार बार नहीं देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए वही चीज आ गया, विशेषज्ञता। ठीक है ना, फिर यहाँ पर विशेषज्ञता के बाद पूर्णग्राहता, वस्तुनिष्ठता तो सभी है। आप चाहे आप पत्रिका की करें, फिल्म की करें, किसी भी चीज की समीक्षा करें, गुण जो है वो एक ही होगा। ठीक है ना राइट, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप याद कर लीजिए विशेषताएं और गुण जो आपको हर एक में एक ही मिलेगा। ओके राइट, तो जैसे यहाँ पे कि समीक्षा एक व्यवहार मूलक विधा है, इसमें कुछ सीधे साधे नियम तो बनाए जा सकते हैं
मगर नियमों पर पूरी तरह से टिका नहीं जा सकता। मतलब जो नियम बनाए जा सकते हैं उनको यहाँ पर मानना जरूरी नहीं, मतलब मान नहीं सकते, जरूरी नहीं कि उस नियम को फॉलो किया जाए। तो गुलजार का एक साक्षात्कार है कि गुलजार अपने इंटरव्यू में एक महत्वपूर्ण पहलू की तरफ इशारा करते हैं कि अगर आप पश्चिमी सिने आलोचना को अपना मार्गदर्शक बनाकर चले तो गुलजार द्वारा चिन्हित किया गया भारतीय सिनेमा एक बड़ा पहलू हमसे छूट जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए सारांश आ गया। ये यूनिट आपकी फिनिश्ड हो गई है और इसके बाद जो मेन है आपका यूनिट मैं वो ले लेती हूँ। ठीक है ना। साक्षात्कार, तैयारी, संपादन और संयोजन। इसमें साक्षात्कार की तैयारी हम देख लेंगे। ठीक है, ओके। और कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या इसमें? चलिए चलते हुए देखते हैं। और आई थिंक से शायद लास्ट ही होगा या भी एक और इसमें है। देखिए साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो साक्षात्कार के माध्यम से हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। एक लक्ष्य रखा जाता है, वहां पे इंटरव्यू लिया जाता है और सक्सेस होता है तो उस लक्ष्य की हमारी प्राप्ति होती है। मतलब साक्षात्कार का लक्ष्य क्या है, साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य होता है किसी समस्या के विभिन्न पक्षों को उजागर करना, ठीक है, या किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना। और आपके साक्षात्कार का उद्देश्य किसी घटना विशेष के संबंध में संबंधित विशेषज्ञों के विचारों को एकत्र करना या आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व से लोगों को परिचित कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो साक्षात्कार है, साक्षात्कार समीक्षा, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जो समस्याएं होती हैं उनको यहाँ पर सामने लेके आना, विभिन्न जो पक्ष उसके होते हैं उसको पहलुओं को सामने लेके आना, और साथ ही साथ में जो क्षेत्र विशेष होता है उसके संबंध में सूचनाएं इकट्ठा करना। और साक्षात्कार इसलिए भी लिया जाता है, ठीक है ना, कि जो लोगों के विशेष लोग जो होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, जिससे साक्षात्कार लिया जाता है, तो उनके जो विचार होते हैं उनको एकत्रित करके लोगों तक पहुंचाना होता है। ठीक है ना, यानी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के विचार को या व्यक्तित्व को लोगों तक पहुंचाना है, परिचित कराना। ठीक है, तो यहाँ पर साक्षात्कार के लिए सही व्यक्ति का चुनाव कैसे करें। ठीक है, तो देखिए व्यक्ति का निर्धारण सबसे पहले जरूरी होता है, यानी सही व्यक्ति के चुनाव के लिए आवश्यक है कि आपको स्वयं विषय विशेष या घटना विशेष से संबंधित तथ्यों की जानकारी हो। यही हो गई विशेषज्ञता, यानी कि अब आप साक्षात्कार लेने जा रहे हैं और जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लेने जा रहे हैं, जो जिस टॉपिक से उससे आप डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं या कोई घटना है उससे संबंधित कुछ पूछने जा रहे हैं, तो उस चीज की जानकारी आपको यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ओके, राइट। और तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, और ये काम तभी अच्छे से हो सकता है जब वह क्षेत्र विशेष आपकी अभिरुचि और विशेषज्ञता से संबंधित हो, आपका इंटरेस्ट हो और आप उसमें ज्ञाता हो, आपको उसका नॉलेज हो तब। ठीक है, सपोज दैट एग्जांपल दिए कि आप किसी क्रिकेट खिलाड़ी का साक्षात्कार लेना चाहते हैं परंतु आपकी दिलचस्पी क्रिकेट में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, साक्षात्कार से क्या क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपकी अनभिज्ञता यानी कि कम जानकारी सामने निकल कर आएगी, और जो साक्षात्कार दे रहा है उसको भी आप असंतुष्ट करेंगे, साथ में सामने वाले ऑडियंस को जो सुन रहा है। ठीक है ना, तो जब क्षेत्र स्वयं आपकी दिलचस्पी और विशेषज्ञता का होगा तो आप अच्छे ढंग से क्वेश्चन को निर्माण कर सकेंगे, क्वेश्चन को बना सकेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन बनाए जाते हैं पेपर में और देन उसके बाद पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये पहला हो गया। फिर सही क्षेत्र के निर्धारण के साथ यह भी ध्यान रखना है कि जिस विषय पर आप इंटरव्यू करना चाहते हैं उसका प्रासंगिकता क्या है, मतलब क्या है। ठीक है ना, किस उद्देश्य से, किस लिए आप ये कर रहे हैं, तो क्या पाठक उस इंटरव्यू को दिलचस्पी के साथ पढ़ेगा, ये मेन चीज इसमें होती है। ठीक है, ओके। मान लीजिए आप एक ऐसा विषय लेते हैं और एक ऐसे विषय पर इंटरव्यू ले लेते हैं जिससे उस पत्र पत्रिका के पाठकों की कोई रुचि ही नहीं है, तो आपका जो इंटरव्यू है, जो साक्षात्कार है, वो अनपढ़ा रह जाएगा, यानी कि पढ़ा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो अंत में आपको ये विचार करना चाहिए कि साक्षात्कार के लिए हम किसका चयन करें, क्षेत्र विशेष की सही जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब जिस क्षेत्र विशेष की आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जिस व्यक्ति से आप इंटरव्यू साक्षात्कार ले रहे हैं वो व्यक्ति कौन है, क्या उस क्षेत्र विशेष का बड़ा अधिकारी है, उससे नीचे तबके वाला है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आपने अपने शहर की बिजली व्यवस्था के संबंध में इंटरव्यू लेना चाहते हैं और कोशिश कीजिए कि बिजली विभाग के सबसे बड़े अधिकारी से आप साक्षात्कार लें, तो विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश संबंधी कठिनाइयों के लिए आप कुलपति से बात करें,
ठीक है ना, राइट। बिजली की समस्या पर बिजली उपभोक्ता का इंटरव्यू ले सकते हैं। तो जिससे रिलेटेड जो चीजें हैं उससे सबसे बड़े अधिकारी से बात करनी चाहिए, ठीक है, ओके। फिर पूर्व अनुमति, तो जब आप जिसका भी इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति से कांटेक्ट करना चाहिए, इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए अनुमति लेनी चाहिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। यह अनुमति आप व्यक्तिगत मुलाकात करके भी ले सकते हैं, टेलीफोन के द्वारा, पत्र के द्वारा भी अनुमति मांग सकते हैं, ठीक है ना, राइट, ओके। और अनुमति लेने का मतलब आपको जो इंटरव्यू आप ले रहे हैं साक्षात्कार, उसका मकसद और विषय क्या है ये यहाँ पे आपको बताना चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए, अनुमति मिल गई तो फिर क्या करेंगे? इंटरव्यू के लिए आप दिन, समय, स्थान सभी चीजें फिक्स करते हैं कि आपको इस जगह पे, यहाँ पे, इस दिन पे आना है, ठीक है ना, राइट। और ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं साक्षात्कार, उसके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कम टाइम के लिए आए और आप जो क्वेश्चन जितने आपने बना के रखे थे वो धरे के धरे रह जाएं, ठीक है, राइट। चलिए, अब स्थान में यही होता है कि स्थान आपने सेलेक्ट किया है, लेकिन जो जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं उससे भी एक बार पूछ लेना चाहिए कि आपको कोई असुविधा तो नहीं होगी, ठीक है, राइट। चलिए, अब आगे देख लेते हैं। आवश्यक अध्ययन, वही मैंने कहा था कि पर्याप्त जानकारी ले लेना, गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए, है ना, कि आपके कोई आपने गलत जानकारी दे दी, आपको जिसका नॉलेज नहीं है तो आप वहां पे हंसी के एक पात्र बन जाएंगे, ठीक है ना। तो विशेष रूप से साक्षात्कारी के संबंध में आपका ज्ञान पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए, सहायक सामग्री क्या हो सकती है साक्षात्कार की? जैसे ऑडियो कैसेट होता है, उसके माध्यम से टेप रिकॉर्डर होता है, उसके माध्यम से भी साक्षात्कार होता है ना। तो नोटबुक, पेन या पेंसिल के अतिरिक्त बहुत सारे उपकरण, टेप रिकॉर्डर होता है जिसके प्रयोग से भी आप साक्षात्कार कर सकते हैं, ठीक है, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, ओके, राइट। चलिए, तो ऑडियो कैसेट अपने पास रख लीजिए। रिकॉर्डिंग के लिए सेल बैटरी का प्रयोग करते ताकि लंबे समय तक वो चल जाए, ठीक है ना। और इंटरव्यू के दौरान जब बीच में कैसेट बदलनी हो तो अगर आप उस समय साक्षात्कार से रुकने को कहा जाए तो इंटरव्यू में बाधा पड़ने से बचने के लिए संभव हो तो अपने साथ कोई सहायक ले जाइए जो टेप रिकॉर्डर का संचालन और काम कर सके, ठीक है, और नोटबुक लेता रहे। तो ये देख लीजिए यहाँ पर टेप रिकॉर्डर के अतिरिक्त इंटरव्यू के साथ फोटो का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, राइट, ओके। चलिए, इस साक्षात्कार को अंतिम रूप देना क्यों आवश्यक हो जाता है? तो साक्षात्कार लेते वक्त जो आपने प्रश्न का क्रम रखा था, जरूरी नहीं कि वही क्रम आप साक्षात्कार के अंतिम रूप में भी रखें, आप उसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो प्रश्नों का कौन सा क्रम सबसे अधिक प्रभावशाली होगा उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। कुछ अनावश्यक प्रश्न है जो आपको लगता है आपने तो पूछ लिया पर बिना मतलब किए, उनको आप हटा भी सकते हैं, ठीक है ना, राइट। कुछ ऐसे आंसर भी होंगे जो बहुत लंबे होंगे, बातों को दोहराया गया, बार बार रिपीट किया गया, तो आप उसे वहां पे संक्षिप्त कर सकते हैं या हटा सकते हैं, ठीक है ना। ये तो चलिए, अब इतना साक्षात्कार का भी हमने पढ़ लिया, देख लिया। संशोधन एवं पुनर्लेखन, तो जब साक्षात्कार का लेखन आरंभ करें तो कई स्तरों पर उसको सुधारना और संवारना होता है, ठीक है ना। तो साक्षात्कार को कैसे प्रस्तुत किया जाए? तो बातचीत के आधार पर एक लेखन साक्षात्कार पहले तैयार किया जाता है, ठीक है, और प्रश्नों के रूप में उसको रखा जाता है, ओके। और इसके बाद आपको उद्देश्य के अनुरूप साक्षात्कार को संशोधित करना होता है, यानी बदलना होता है, ठीक है, ओके, राइट। चलिए, अनावश्यक जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनको काट छाट देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, ठीक है। पत्र पत्रिका में जो स्थान होते साक्षात्कार के लिए निर्धारित है, माने इतने शब्दों में ही उनको होना है, इतने शब्दों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। यदि प्रश्न लंबे होगा तो उन्हें छोटा कर देना चाहिए, अनावश्यक बातें हटा देना चाहिए, ठीक है ना। और यह ध्यान रखना हो कि बातचीत का अर्थ और संदर्भ ना बदले, ठीक है, ओके। चलिए, भाषागत सुधार है यहाँ पर, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। चलिए, यही संशोधित करने के कुछ प्रमुख कारण तो हमने आपको ऊपर बता ही दिया है। संरचनात्मक स्वरूप, साक्षात्कार के विविध रूप। अच्छा, साक्षात्कार के यानी भेंट वार्ता या फिर इंटरव्यू के विविध रूप क्या होते हैं? संक्षिप्त और सीधा साक्षात्कार, ठीक है ना, ओके, राइट। बातचीत, मुलाकात, विस्तृत और व्यक्तिगत साक्षात्कार और खोजी साक्षात्कार, ठीक है। अब संक्षिप्त और सीधा साक्षात्कार सबसे प्रचलित रूप होता है कि अगर आप किसी अखबार के रिपोर्टर हैं या किसी विषय पर शोध कर रहे हैं तो इस तरह के साक्षात्कार की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, राइट। किसी पत्रिका में परिचर्चा के दौरान भी त्वरित या स्नैप इंटरव्यू की उपयोगिता होती है, राइट।
क्योंकि जो जिनसे आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनके पास समय बहुत कम होता है, ठीक है ना, तो आसानी से आपको मिलने की अनुमति देते नहीं है। इसलिए संक्षिप्त और सीधे साक्षात्कार के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जैसे ये वार्तालाप भेंट जो होते, साक्षात्कार जो होते हैं, भेंट वार्ता टेलीफोन पर ली जाती है, ठीक है। जनरली हम लोग टीवी वगैरह में देते हैं कि बहुत से लोगों को टेलीफोन से जोड़ के बात कराते हैं, तो और उनकी फोटो लगा देते हैं, तो यही चीज होता है कि उनके पास टाइम बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो संक्षिप्त और सीधा वहां पे बात आपका होता है, ठीक है। ओके चलिए वहां पे आवाज वेरी इंपॉर्टेंट होती है जो आ ही नहीं होती है, ठीक है। फिर बातचीत, तो बातचीत से हमारा आशय उस साक्षात्कार से है जब भेंट वार्ताकार से, यानी जो साक्षात्कार दे रहा होता है अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, ठीक है ना। तो बातचीत में एक व्यक्ति पर ज्यादा फोकस हो सकता है और अक्सर होता भी है, ठीक है। ओके राइट, तो बातचीत यहाँ पर होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन था बातचीत का साक्षात्कार कम, बातचीत यहाँ पे अधिक है, ठीक है। जैसे तो स्वयं आपकी रचना में आपने लक्ष्य किया कि किस तरह का परिवर्तन आता है। अब इसका उत्तर यहाँ पे दिया, इस पर सोचा नहीं, परिवर्तन आना है, आया, भाषा में भी आया, छंद में भी आया, महादेवी वर्मा का है ये। तो यहाँ पे एक साक्षात्कार कुछ शब्दों में होता है, कुछ लाइनों में होता है, इतने बड़ी लाइनों में नहीं होता, एक पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं होता। तो ये बातचीत ज्यादा लगता है, साक्षात्कार कम लगता है, ठीक है ना। तो ये इसमें फर्क होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो जो भी हमने देखा उसको साधारण अर्थ में साक्षात्कार नहीं कह सकते हैं, एक बुनियादी रूप से बातचीत है, ठीक है। क्योंकि महादेवी वर्मा से साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति स्वयं हिंदी का प्रतिष्ठित कवि है, यानी प्रतिष्ठित कवि है, जाना हुआ कवि है, ठीक है। ओके चलिए, तो बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो यह आवश्यक नहीं है, दो से अधिक, कभी कभी 4-5 व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सभी व्यक्ति एक ही क्षेत्र से संबंधित होते हैं और किसी एक विषय पर अपना ओपिनियन, अपना जो मत है वो रखते हैं, ठीक है। फिर मुलाकात, विजिट, देख लीजिएगा, ये सभी साक्षात्कार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। खोजी साक्षात्कार क्या होता है, तो खोजी पत्रकारिता के कारण लोकप्रिय हुआ है। वैसे तो हर साक्षात्कार अपनी प्रकृति में खोजी ही होता है, ठीक है। यानी कि जासूस वाला काम, जो जासूसी वाला जो काम किया जाता है वो खोजी साक्षात्कार कहलाता है, ठीक है ना। अब क्या हो सकता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, प्रश्नोत्तर रूप में तो वही है, एक प्रश्नों की सीमा होती है, उस पर चर्चा की जाती है, शब्दों को प्रस्तुत करना यहाँ पे अनिवार्य हो जाता है, ठीक है ना। वो प्रश्नोत्तर रूप में प्रश्न और उत्तर के रूप में ही अपनाया जाता है, प्रश्न कहाँ किस रूप में पूछा गया, ठीक है ना। ओके राइट, उसी शैली में उसका जवाब दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्नोत्तर रूप में हो गया, ठीक है। ओके, साक्षात्कार का प्रकाशन नहीं, इसे हम छोड़ देते हैं। ओके, सारांश आ गया, मतलब ये यहाँ पर आपकी यूनिट जो है फिनिश्ड हो गई। तो इसमें लास्ट वाले में क्या, ये देख लेते क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है यूनिट। तो ये जो यूनिट आपकी है आई थिंक 19 होगी, 20 है, व्यक्ति चित्र। ओके, व्यक्ति चित्र है या राइट। चलिए इसे छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, बाद में इसे देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आएंगे ही, ठीक है ना, तब उसमें देख लेंगे। हाँ, व्यक्ति चित्र से अभिप्राय क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं, बिकॉज ये पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्व रखता है। तो व्यक्ति चित्र, जिसे अंग्रेजी में प्रोफाइल कहते हैं, और फीचर लेखन का एक अंग है। और प्रोफाइल का शाब्दिक अर्थ है पार्श्व चित्र, साइड व्यू, रेखा चित्र, स्केच वगैरह। और ये पार्श्व चित्र या रेखा चित्र किसी व्यक्ति का भी हो सकता है और किसी वस्तु का भी हो सकता है, ठीक है ना। और फीचर लेखन क्षेत्र में प्रोफाइल एक ऐसे आलेख को कहेंगे जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का संक्षिप्त परिचय दिया गया हो, ठीक है, या किसी वस्तु विशेष का संक्षिप्त विवरण दिया गया हो, ठीक है ना, राइट। तो इसे वस्तु चित्र कहा जाता है। कोई संस्था की गतिविधि भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे महान क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर भारत में मछली उद्योग पर प्रोफाइल तैयार करने के लिए कहा जा सकता है और किया भी जाता है। तो यहाँ हमने प्रोफाइल को व्यक्ति चित्र इसलिए कहा कि मुख्य रूप से इस इकाई में व्यक्ति विशेष का संक्षिप्त जीवन प्रस्तुत करने वाले प्रोफाइल की चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके राइट, तो व्यक्ति चित्र का अर्थ सिर्फ जीवन परिचय नहीं है, ठीक है, सिर्फ जीवन परिचय ही नहीं होता है, कुछ घटनाएं उनके साथ जो घटती है समय समय पर, ठीक है, कुछ चर्चाओं में जो रहते हैं विशेष रूप से, तो उनको यहाँ पर सबके सामने लाना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं।
तो व्यक्ति चित्रों में उस व्यक्ति का एक जो महत्वपूर्ण जो पर्सनालिटी होते हैं, ठीक है ना, जो फेमस व्यक्ति होते हैं, उनका जीवन परिचय, उनका कार्य क्षेत्र, उनकी उपलब्धि, उनके विचारों को संक्षिप्त झांकी इसके माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, ओके राइट, ये बहुत विस्तृत नहीं होता है, तो इसको हम देख लेंगे, नेक्स्ट में देख लेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए टेलीग्राम के, व्हाट्सएप से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। और आपके लिए कल हम लेके आएंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर, कुछ इंपॉर्टेंट, आई थिंक BHIC 134 134 का पेपर 22 को ही स्टार्टिंग में ही है, तो इसका मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर तो ऑलरेडी डाला हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। अब जो सीरीज आपकी शुरू होगी ना, आप जो हम पढ़ाएंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आएगा, और जो सिर्फ एक वीडियो में होगा। ठीक है ना, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।